आप तो कवि हैं और कवि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। समाज के हर क्षेत्रों में बहुत ही गहनता से कोई ध्यान देता है तो कवि ही देते हैं। तो आपके हिसाब से समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? हमारी आपकी सूरज जी, सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो यही है कि हमको आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करते हैं। और जिस दिन भारत को अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो आर्यभट्ट, फिर वो सोने की चिड़िया, फिर वो जम्बूद्वीप बन जाएगा। आश्रम में, गुरुकुल में जब छात्र पढ़ने जाता है तो उसे प्लेसमेंट के लिए नहीं सोचना चाहिए। वहाँ से वो एक डिग्री लेने गया है, वहाँ से एक ज्ञान अर्जित करने गया है। और जो नौकरी की आप बात बता रहे हैं कि रोजगार की समस्या है नई शिक्षा नीति में, उससे मुझे नहीं लगता कि नौकरी से रोजगार से कोई उसका संबंध है। कई सारे ऐसे कवि अभी भी मिलते हैं, लेखक मिलते हैं, वो कहते हैं हमें लिखना तो बहुत आता है और हम लिखते भी हैं, लेकिन बात प्रकाशन की होती है, वहाँ समस्या आती है और हम समझ नहीं पाते प्रकाशित कैसे होगा। तो अगर किसी कवि को या किसी लेखक को अपनी किताबों का प्रकाशन कराना तो कैसे प्रकाशित कराएंगे? गाने में बहार को बहार ही कहते हैं, उम्र के हर दौर में प्यार को प्यार ही कहते हैं। और समंदर भी पूछ ले कि कश्ती का साथी कौन होता है, तो समंदर की आंखों में देखकर हम पतवार ही कहते हैं। किताबों में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस देश के जो महापुरुष थे या जो वीर एवं वीरांगना थे, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से सामान्य जनमानस को भी देश के लिए तैयार कर दिया लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में इन कहानियों के माध्यम से या इन कविताओं के माध्यम से एक परिवर्तन आया जा सकता है? कविताएं ही मेरी गुरु है, मेरा लेखनी ही मेरी गुरु है। क्योंकि वो मैंने लिखी है, मेरी सृजन है, तो मैं सोचता हूँ कि उसी ने मुझे कवि, उसी ने मुझे लेखक बनाया, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है, मेरे लिए मेरी लेखनी है। मेरी पूरा मेरा काव्य संग्रह की शुरुआती पंक्तियाँ हैं कि रह रह कर ये हवा ठहर क्यों जा रही है, गाँव की ये सारी जवानी शहर क्यों जा रही है, गुमसुम क्यों हो गई ये कलियाँ आपके सामने, और बुढ़ापे की लाठी ये लेती क्यों जा रही है। अभी आपका जो काव्य संग्रह आया है मन की उपज, कहाँ से आपके मन में विचार आया कि इसका शीर्षक हम मन की उपज ही रखें? बैठे हैं मेरे गांव में अलावलपुर में, यहीं का बेटा हूँ, यहीं की मिट्टी, यहीं की नींव से, यही हमारी पितृभूमि है, यहीं से निकले हैं, इसी का ऋण है। और ईश्वर ने अगर सामर्थ्यवान बनाया तो इसी के ऋण को चुकाने का प्रयास करूँगा। पहचान अभी तो सोने पर सवार लोग हैं हम। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान एक कवि, लेखक, चिंतक, विचारक, हर समय समाज के हर समसामयिक विषयों पे अपने लेखनी के माध्यम से समाज को एक नया पहचान देने वाले, समाज में जो भी समस्याएं हो रही हैं, समाज की जो भी वर्तमान समय में समाज में रहने वाले जो युवा हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन सबको लेके अपनी किताबों के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करने वाले श्री आदित्य मिश्रा जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे मन में आया कि हमें कवि बनना है, लिखना है, कहाँ से शुरुआत किया आपने इसका? सबसे पहले तो नमस्कार पूर्वांचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपका सादर धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि कवि होना आपका चयन नहीं है जी, ये आपके चयन पर निर्धारित नहीं है, ये प्रकृति आपको चयनित करती है। कई बार ऐसा होता है, मेरी पहली पुस्तक 2021 में आई, पूरब मेरा काव्य संग्रह जी, उसकी कविताओं को अगर बीच से मैं उस किताब को खोलता हूँ और किसी पृष्ठ को पढ़ा तो कभी कभी आभास होता है कि ये भी लिखा है, ये हम ही ने लिखा है। इस तरीके की अचरज की स्थिति हो जाती है। कारण क्या है कि लिखते समय सदा यह महसूस हुआ कि ऊपर से कोई बता रहा है, मैं केवल लेखक हूँ, इसका केवल लिख पा रहा हूँ। और जो आपने कहा कवि होने की बात, विधि का छात्र हूँ, विधि की पढ़ाई की, साहित्य से एकेडमिक कभी कोई रुझान नहीं रहा, ना वैसा दिशा निर्देश कभी प्रकार से रहा, लेकिन एक मन में एक भाव रहता था चिंतन का कि समाज को, प्रकृति को अवलोकन करने का भाव रहता था कि कभी किसी चीज़ को देखा जाए, समझा जाए तो कुछ लिख दिया जाए उसके ऊपर। सदा ये पता रहा कि डॉक्यूमेंटेशन इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान रहेगा। जिस इतिहास को हम गौरवान्वित होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, या जिन कमियों पर काम करते हैं, वो केवल तभी संभव है किसी लेखक ने उसे लिखा इसलिए। तो सदा ये लगा कि जो भी मन में आ रहा है उसे लिख दिया जाए, वरना ये भाव हवा के साथ ही बह जाएंगे। इस नाते से पूरा मेरे काव्य संग्रह, मेरी पुस्तक बताया मैंने आपको 2021 में प्रकाशित हुई। 2024 में हिंदी की कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ बातें, भोजपुरी के लिए कुछ बतकही, कुछ किस्से मैंने नए बनाए, और अंग्रेजी के कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ कोटेशंस, इसका एक संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ मन की उपज नाम से, वो लिखा। और फिर वही बात कहूँगा कि सदा ये महसूस होता रहा कि ईश्वर या प्रकृति जो भी है, जो भी इस दुनिया को चला रही है, उसी के द्वारा प्रदत्त यह आशीर्वाद है
जिसका मैं माध्यम बन पाया और इसके लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ सभी को। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि आप विधि के विद्यार्थी रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप अपनी पहचान कैसे परिभाषित करते हैं, एक विधि के विद्यार्थी के रूप में या कवि के रूप में या शोधकर्ता के रूप में? मैं अपनी पहचान अभी तो शून्य पर सवार लोग हैं हम। जी। एक इसमें आपको छोटा सा, आपने इससे बात कही तो छोटा सा एक आपको संदर्भ देता हूँ। जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अंतिम दिनों में वे कुटिया बना के रहने लगे, तो उनके एक मित्र प्रोफेसर हुआ करते थे, वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि और बताइए कैसा क्या हाल चाल है। तो बड़े उदास होकर सर प्रश्नों का जवाब देते थे और बड़ा उत्साहित व्यक्तित्व था उनका। तो उनके मन में आया कि आभा क्यों तेज क्यों समाप्त हो रहा है तुम्हारे चेहरे का, क्यों इस तरीके से बात करो, क्यों उदास हो, मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु नजदीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, दुख एक बात का है, जीवन भर विद्यार्थी रहता है व्यक्ति, मैं ज्ञान के समंदर का एक लोटा जल भी नहीं कर पाया, इस बात का दुख है बस। तो हम लोग तो कुछ नहीं है उनके सामने। और जो आपने बात बताया पहचान की, तो पहचान जिस तरीके से ईश्वर की लीला, जिस तरीके से प्रकृति जिधर लेके चल रही है उसी तरीके से चला जा रहा है। समाज में जिस तरीके की आवश्यकताएं पे जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं उस तरीके से निभा दिया जाता है, बस उसी तरह से चल रहा है। और आगे के लिए भी जो प्रकृति तय करेगी वो किया जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें जिंदगी के पड़ाव से जुड़ तो गई हैं, बिल्कुल। तो ये पहचान का हिस्सा हो गई है। और जहाँ आप बैठे हैं मेरे गाँव में अलावलपुर में, यहीं का बेटा हूँ, यहीं की मिट्टी, यहीं की नींव से, यही हमारी पितृभूमि है, यहीं से निकले हैं, इसी का ऋण है। और ईश्वर ने अगर सामर्थ्यवान बनाया तो इसी के ऋण को चुकाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। अभी आपका जो काव्य संग्रह आया है मन की उपज, कहाँ से आपके मन में विचार आया कि इसका शीर्षक हम मन की उपज ही रखेंगे? मन की उपज मेरी लोकोक्तियों और प्रोवर्ब्स और कुछ किस्सों का संग्रह है। यह शुरू से ही कक्षा 6-7 में हम रहे होंगे, तब से कुछ कुछ चीज़ों पे चिंतन रहा। तो एक एक दो पंक्तियाँ उस पर लिख दी, कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं तो उस पर टिकट पे लिख दिया, कहीं टिश्यू पेपर पे लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें अपने पास रखे हुए थे संग्रह करके। तो जब कविताओं का संग्रह आ गया तो मन में आया कि कुछ बातों का जो अपनी बतकही है उसको भी संग्रहित कर दिया जाए। तो नहीं किसी के पढ़ने के लिए तो स्वयं के लिए भी आवश्यकता होगी, तो कभी खोल के पढ़ लिया कि हाँ इस चीज़ पे मेरा ये चिंतन पूर्व में रहा है। तो मन की उपज को लिखा, उसके बाद फिर जब उसको लिखने लगे तो ये महसूस हुआ कि कुछ और इस पे करना चाहिए। बिल्कुल। तो जगह जगहों पे घूमे, कुछ पहाड़ों पे गए, कुछ अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पे गए, कुछ लोगों का संगत की, कुछ सुधीजनों के साथ बैठे, समझे, उसके बाद चीज़ों को लिखा और समझा और आप सबके सामने प्रस्तुत। आपने पहली कविता कौन सी लिखी थी, उसी कुछ पंक्तियाँ आप बताना चाहें? पूरब मेरा काव्य संग्रह की शुरुआती पंक्तियाँ हैं कि रह रह कर ये हवा ठहर क्यों जा रही है, गांव की ये सारी जवानी शहर क्यों जा रही है, गुमसुम क्यों हो गई ये कलियां आपके सामने, और बुढ़ापे की लाठी ये लेती क्यों जा रही है। पलायन पर थी ये कविता। और पलायन का दंश हमारे क्षेत्र पर जितना सर्वाधिक पड़ा उतना किसी चीज़ का नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा पलायन का दंश है। एक गाय ना पालने का कारण उस घर में एक नौजवान नहीं है, इसलिए माता पिता गाय नहीं पाल सकते। घर की व्यवस्थाएं अस्थिर हो जाती हैं, समस्याएं इतनी विकराल हो जाती हैं पलायन के कारण से कि आप विचार नहीं कर सकते। लोगों के घरों में जाके देखिए, 2 लड़के, दोनों अमेरिका है, अब माता पिता घर पे रह रहे हैं, पलायन का दृश्य है। तो पलायन पे ही वो शुरुआती कविताएं। मैंने आपसे कहा नहीं कि सदा ये महसूस होता है कि कोई ऊपर से लिखवाता है, इसलिए बहुत कंठस्थ मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी काव्य मंचन नहीं किया, इस नाते से मुझे कंठस्थ नहीं है। लेकिन पलायन पे कविता मेरी पहली है, रह रह कर ये हवा ठहर कर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है तो हमेशा देखा है तो उसके परिवार का व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ होता है। आपने जब लिखना शुरू किया तो क्या आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कभी लिखने का काम करता है? नहीं, परिवार का कोई भी व्यक्ति साहित्य से कभी जुड़ा नहीं रहा। मेरा ये व्यक्तिगत रुझान रहा। और हाँ, आशीर्वाद परिवार के ही लोगों का, माता पिता की परवरिश रही कि जो किया परिवार ने उसका साथ दिया, समर्थन दिया, इसी नाते से मैं लिख पाया। मुझे उचित अनुकूल माहौल दिया गया, तभी मैं इन चीज़ों को कर पाया। परिवार का कभी भी कोई साहित्य से जुड़ा हुआ या वकालत से जुड़ा हुआ कोई भी बैकग्राउंड नहीं। इस क्षेत्र में कभी किसी व्यक्ति को आप अपने गुरु के रूप में देखा है या जिनसे आपको प्रेरणा मिली? मेरी कविताएं ही मेरी गुरु है, मेरा लेखनी ही मेरी गुरु है, क्योंकि वो मैंने लिखी है, मेरी सृजन है। तो मैं सोचता हूँ कि उसी ने मुझे कवि, उसी ने मुझे लेखक बनाया, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है, मेरी लेखनी है, मेरी किताब है। आपकी जो किताब मन की उपज है, इसमें कैसे, मतलब किन किन क्षेत्रों को और आपने समाहित किया हुआ है? मन की उपज पे मैंने बताया आपको कि अवलोकन है चीज़ों का। कभी किसी के घर बैठे तो देखा, चीज़ों को समझा। जैसे मैंने लिखा कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न परिवार, लड़का पक्ष,
अगर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार लड़की पक्ष से विवाह करेगा तो समाज के संपन्न होने का केवल एकमात्र तरीका यही है, अन्यथा समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता। जी। अच्छा, अपनी किताबों में क्या अपने व्यक्तिगत अनुभव को ज़्यादा आपने साझा किया है, फिर समाज का अवलोकन है? जी। व्यक्तिगत अनुभव एक किनारे, समाज का अवलोकन है, और लोगों के चिंतन, लोगों की भाषा, लोगों की शैली और लोगों की दिनचर्या को देखा समझा, और जिन लोगों की जीवनी पढ़ी बड़े लोगों की, उससे चीज़ों को सीखा समझा। अच्छा, वर्तमान समय में जो साहित्य की कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं? साहित्य की इतनी बड़ी भूमिका है, मैंने अभी आपको बताया कि साहित्य डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, और साहित्य आपके पास है तो हम आप बात कर पा रहे हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। हम आप जिस परिवेश से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसके साहित्य पर आप जानते हैं कितने प्रकार विद्वान रहे उन लोगों। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यही देवरिया के रहने वाले, बलिया के रहने वाले, आप उन्होंने देखिए कितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया। पूर्वांचल के कितने लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया। साहित्य हमने भोजपुरी में बहुत पहले लिखा था, साहित्य माटी सुपजेला। बिल्कुल, साहित्य माटी सुपजता है। वो कुछ अनोखी चीज़ नहीं है, वो आप ही और हमारे भीतर चीज़ है। हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन करके लिखावट से कहीं प्रकाशित करा लिया, वो किसी को किताब के रूप में मिल गई, लेकिन वो जो आई है वो बहुत रॉ है, बहुत कच्चा है, वो बहुत ही धरातल से आई हुई चीज़ है। तो साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है, और साहित्य का जो साहित्य के लोग नहीं भी है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो उनके जीवन पर भी साहित्य का प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर है। जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस देश के जो महापुरुष थे या जो वीर एवं वीरांगना थे, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से सामान्य जनमानस को भी देश के लिए तैयार कर दिया लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में इन कहानियों के माध्यम से या इन कविताओं के माध्यम से एक परिवर्तन आया जा सकता है? आप ये देखिए कि कभी भी किसी संगीत में किसी भी गाने को, अभी 15 अगस्त आने वाला है, आपको पूरे देश में देशभक्ति के गाने सुनाई देने को मिलेंगे। संगीत एक ऐसा माध्यम है, चूंकि साहित्य है, साहित्य से संबंधित संगीत है, जब वो गीत के रूप में प्रस्तुत होता है तो आपके रोम रोम के ऊपर प्रफुल्लित कर देता है। गीत जितने लिखे गए, क्रांतिकारियों ने लिखे, अलग अलग जगहों पे लिखे गए, समाज पूरी तरीके से साहित्य पर आधारित है। ये समाज समझे तब। आप किसी भी क्षेत्र में प्रेरित होना चाहते हैं, उससे संबंधित गीत आपके पास है। हम आप जिस समाज से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक गीत है, और हर जगह गीत गाए जाते हैं। आपके रोम रोम को प्रफुल्लित कर देने वाले, गर्भ में बच्चा है, माता ने जो संगीत सुने उसका प्रभाव उसके होने के बाद उसको देखकर उसके कायाकल्प पे आपको महसूस होगा कि हाँ, उसका फर्क पड़ा है। तो साहित्य का बहुत बड़ा फर्क है, और हर क्षेत्र में। आपने तो देश की आज़ादी के लिए बोला कि वीरों ने लिखा, बहुत जगहों पे लिखा। महेंद्र मिश्र जी क्रांतिकारी रहे, बड़े भोजपुरी के लेखक रहे, कवि रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, अलग अलग जगहों पे लिखा गया। पहले तो जब देश की आज़ादी के समय में समस्याएं थी, तो पलायन का दौर था, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, अंग्रेजों ने लोगों को मारा, बहुत सारी चीज़ें हुई। उन सबों पे गीतों के माध्यम से तो अपनी बात कही जाती थी। आप कभी किसी ऐसे कवि से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे और कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहें? मैंने आपसे कहा कि मेरा क्षेत्र वकालत का रहा। मैंने इंटर किया, उसके बाद NDA की तैयारी की, वहाँ नहीं हो पाया। उसके बाद फिर BBA LLB किया, LLM हुआ। कवि लोगों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर मुझे प्रिय रहे तो दिनकर, बहुत अच्छा लिखा। बहुत सारे लोग कवि समाज, हमने आपसे बताया कि हमारा जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ इतनी कहानियाँ रही कि लगभग हर जवाहर में आप देखेंगे कि कोई पुराना एक कवि लिख रहा है। मैं एक व्यक्ति को सुनाकर कदापि किसी दूसरे को ये नहीं महसूस करा था कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। इस नाते से मैंने आपसे बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पंक्तियाँ ऐसी हो जाती हैं जो हमेशा एकदम दिल में उतर जाती हैं। मैं अपनी पंक्तियाँ लिखी बता देता हूँ आपको कि एक बार मैंने सोचा कि किसी बड़े व्यक्ति के पास पहुँचकर लोग उससे प्रभावित होते हैं, लोग उसकी चाटुकारिता में लग जाते हैं, ये कैसे संभव होता होगा। और कोई छोटा व्यक्ति उसके पास आ जाए जिसका वो पैर छूते हैं, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के सामने बैठे हैं तो उसको सम्मान उचित नहीं देंगे। आज करते हैं लोग, ये कैसे होता है? उस पर मैंने सोचा कि ऐसा व्यक्तित्व कोई मतलब नहीं, आपकी शख्सियत को धूमिल करता है। उस पर मैं लिखा कि हर जमाने में बहार को बहार ही कहते हैं, उम्र के हर दौर में प्यार को प्यार ही कहते हैं, और समंदर भी पूछ ले कि कश्ती का साथी कौन होता है, तो समंदर की आंखों में देखकर हम पतवार ही कहते हैं। कविताओं के बहुत सारे अंश, बहुत कुछ हमने लिखा, चीज़ों को समझ। मेरी ज़िंदगी में अपने आप को फेज में समझता हूँ। जिस तरीके से ईश्वर ने आपको आशीर्वाद देकर आपको इस योनि में भेजा है, आपको कुछ कारणों से भेजा है, आपसे कार्य लेना है। सृष्टि में एक किरदार निभाने के लिए आप भेजे गए हैं। इस विश्व में, इस धरती में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। उस सारे ब्रह्मांडों में ईश्वर या
जो जीवन देने वाला है, जो विधाता है, उसने जितने भी लोगों को बुलाया वो किरदार के रूप में बुलाया। वो डायरेक्टर है, उसने किरदार चयनित किए हैं। आप हम सब अभिनय कर रहे हैं, ये सब मंचन हो रहा है। इस नाते से जो भी है उसको फेज में जिए। ये हुआ जैसे अभी आपने बताया पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई, ऑनररी पीएचडी साहित्य के क्षेत्र में मुझे मिली। मुझे महसूस हुआ कि समाज में कितने सारे लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप देखिए जिस काबिल है उसको वर्थ नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल उनका लिखा हुआ प्रकाशित नहीं है, लोग चोरी करके अपने नामों से लिख देते हैं। उनको उसके लिए अवार्ड मिल जा रहा है, उनको उनके लिए पारितोषिक मिल जा रहा है, लेकिन जिसने सही में लिखा उसको उसके लिए नहीं मिला। इसलिए समाज में अगर आप दुनिया में अगर आपको मौके मिले हैं तो उसको प्रकाशित करके डॉक्यूमेंटेशन करिए और सदा ईश्वर के लिए कृतज्ञ रहिए कि उसने आपको ये मौका दिया कि आप कई तरीके से समाज को प्रभावित कर पाए और समाज को कुछ दे। और कई सारे ऐसे कवि अभी भी मिलते हैं, लेखक मिलते हैं, वो कहते हैं हमें लिखना तो बहुत आता है और हम लिखते भी हैं, लेकिन बात प्रकाशन की होती है, वहाँ समस्या आती है और हम समझ नहीं पाते प्रकाशित कैसे होगा। तो अगर किसी कवि को या किसी लेखक को अपनी किताबों का प्रकाशन कराना तो कैसे प्रकाशित कराएंगे वो? आज के समय में पहले आज से 10 साल पहले तक ये समस्याएं थी। अब तो पब्लिशिंग हाउस प्रकाशन घरों की खूब भीड़ है। आप ऑनलाइन भी, मैंने तो मेरे साथ एक हमारे मित्र पढ़ते थे, तो वो मास्कॉम कर रहे थे, उनके पिताजी का पब्लिशिंग हाउस था, तो उनको शुरू से पता था कि आदित्य लिखता है तो 100% एक समय ऐसा आएगा कि आदित्य को अपनी किताब प्रकाशित करानी होगी। उसी समय छात्र जीवन में ही उन्होंने मुझसे वचन ले लिया कि आप पहली किताब प्रकाशित कराइएगा तो मेरे साथ ही कराइएगा। तो मैंने उन्हीं के प्रकाशन से कराई। और आज के समय में ऑनलाइन बहुत भीड़ है, आप कहीं पर भी जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, प्रूफ रीडिंग और सारी चीज़ें अच्छे से करके और वहाँ दीजिए। आज कतई कठिन नहीं है। 10 साल 15 साल पहले ये प्रश्न प्रासंगिक था कि पब्लिशिंग हाउस में कैसे छपवाया या क्या किया। आजकल ऑनलाइन गूगल पे आप सर्च करिए, सारी चीज़ें आपके पास कई सारे नंबर्स आ जाएंगे, वो लोग खुद आप अपनी डिटेल्स डालिए, खुद वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और बहुत अद्भुत है। और मेरा तो मानना है कि आप लेखक कवि ये एक टाइटल है। आप समाज जीवन में हैं, आप जिंदगी जी रहे हैं, कुछ भी लिखा है उसको प्रकाशित कराइए, डॉक्यूमेंटेशन कराइए, नहीं किसी के लिए, अपने लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। जब भी वो किताबें, जब भी वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी अगली पीढ़ी द्वारा देखा जाएगा, आपकी संतति द्वारा देखा जाएगा, तो लोग मन में आएगा कि अच्छा उस समय में मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे परबाबा इस तरीके से सोचते थे। आप तो कवि हैं और कवि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। समाज के हर क्षेत्रों में बहुत ही गहनता से कोई ध्यान देता है तो कवि ही देते हैं। तो आपके हिसाब से समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? प्लास्टिक की कुर्सी से बंधा हुआ एक हाथी जिस तरीके से, एक गज जिस तरीके से होता है, उस तरह महसूस करता है। उसके पास शक्ति है लेकिन वो सदा खूंटे से बंधा रहा है, तो एक प्लास्टिक की कुर्सी से भी बंध कर वो उसको घिसकाएगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सदा वो बंधा रहा है। यही है हमारे आपके अंदर। हमें आप, हम सब हनुमान हैं, हम सबको केवल जामवंत की आवश्यकता है। मैं 1947 से पहले के समय को अगर अवलोकन करता हूँ तो आज के समय से बेहतर मानता हूँ। आप काल कोठरी में शारीरिक रूप से कैद थे लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र थे। आपने काल कोठरी की सारी दीवारों को देखी पुरानी, वो सारी रंगी हुई है, लोगों ने लिखा है, एक एक चीज कोयले से लिखा है, किसी चीज से मिला, कुछ मिला है तो ईंटे से खोद के लिखा है। आप उस समय शारीरिक रूप से परतंत्र थे लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र थे। देश की आज़ादी के बाद आप मानसिक रूप से ही स्वतंत्र हो गए और शारीरिक रूप से आप स्वतंत्र रहकर भी कोई मतलब नहीं। इस नाते से सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती आज के लिए मैं देश को यही समझता हूँ, आज हमको आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमारे आपके पास क्या है? मिलियन बिलियन की संपत्ति जिन अंग्रेजों के पास है, आज हम आप बात करते हैं धर्म परिवर्तन की, धर्मांतरण की, कि हिंदू समाज और अलग अलग जातियों की, कि ये उस धर्म में चला जा रहा है, ये उस मजहब को स्वीकार कर रहा है, ये उस रिलीजन को स्वीकार कर ले रहा है। किसी भी अंग्रेज, किसी भी क्रिश्चियन को जो महाकुंभ में, जो अलग अलग जगहों पे भारत में आके अपने आश्रमों में अपनी सारी संपत्ति दान कर दे रहे हैं और आके संन्यास्त हो जा रहे हैं, उनको धर्मांतरण के लिए कौन कह रहा है? कौन प्रेरित कर रहा है? कोई नहीं प्रेरित कर रहा है। हमारी आपकी संस्कृति इतनी मजबूत है कि हमको आपको प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा भूखंड, पूरा समाज वैसे ही हमारे आपके पास आएगा, दौड़ के भाग के आएगा। हमारी आपकी, सूरज जी, सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो यही है कि हमको आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करते हैं। और जिस दिन भारत को अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो आर्यवत, फिर वो छोले की चिड़िया, फिर वो जम्बूद्वीप बन जाएगी। वर्तमान समय में जो शिक्षा की स्थिति है इसको आप कैसे देखते हैं? अगर इस शिक्षा की तुलना अगर हम 10-15 साल पहले की शिक्षा से करें तो क्या अंतर आपको महसूस होता है? चूँकि नई शिक्षा नीति में हम लोग विद्यार्थी परिषद में रहे,
नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट हुई तो बड़ा महत्वपूर्ण उसमें हमारे बीच के लोगों ने किरदार निभाया। सारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सारे कुलपतियों को, कुल सचिवों को, सबको इकट्ठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इकट्ठा किया और डॉक्यूमेंटेशन हुआ चीज़ों का और कंपाइल की गई फाइलें और अलग अलग सबके विचार रखे गए और अपनी अपनी बातों को लोगों ने वहाँ पे रखा। मेरा ये मानना है कि 10-15 साल पहले आपने बोला तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परिवर्तन केवल इतना है कि इन्होंने उस रूप में उस विचार को देखा, समझा, जाना और जो गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही थी उनको वहाँ से हटाकर नई चीज़ों को परिवर्तित करने का काम किया। और नई चीज़ों को परिवर्तित करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी वो चलन में नहीं आई है। लिखा पढ़ी में फाइलें सब तैयार हो गई हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पे ऐसा दिखा जा रहा है कि वो चीज़ें पढ़ाने के लिए भी बच्चों को उपलब्ध कराई गई हो या नए प्रकाशक उसको परिवर्तित करके संशोधित करके दिखा रहे हैं। तो अगर वो संशोधित है तो बहुत अच्छा है और पहले बहुत त्रुटियां थी, उस पर काम सरकार ने कोई दो राय नहीं है किया। जो नई शिक्षा पद्धति आई है इसमें कहा गया कि रोजगार के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन कई सारे लोगों का यह मानना है कि इस नई शिक्षा नीति की वजह से जो शिक्षा का स्तर बहुत गिरते जा रहा है। इससे युवाओं के सामने रोजगार के बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आश्रम में, गुरुकुल में जब छात्र पढ़ने जाता है तो उसे प्लेसमेंट के लिए नहीं सोचना चाहिए। वहाँ से वो एक डिग्री लेने गया है, वहाँ से एक ज्ञान अर्जित करने गया है। और जो नौकरी की आप बात बता रहे हैं कि रोजगार की समस्या है नई शिक्षा नीति में, उससे मुझे नहीं लगता कि नौकरी से रोजगार से कोई उसका संबंध है। हाँ, रोजगार एक अलग भिन्न विषय है, बड़ा संकट है, लेकिन नई शिक्षा नीति से उसका कोई संबंध नहीं है। नई शिक्षा नीति मेरे लिए जितनी जितनी मेरी समझ में है, मेरी समझ में केवल ये है कि पुरानी जो गलत चीजें हम पढ़ते आ रहे थे, जिन महान विभूतियों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था, जिन आक्रांताओं को महान विभूति बना के पढ़ाया जा रहा था, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी किताबों में वो संशोधन हो सबसे महत्वपूर्ण। भगत सिंह जी को पुरानी किताबों में आतंकवादी तक लिखा गया। क्या ये परिवर्तन नहीं होनी चाहिए? नई शिक्षा नीति मेरे लिए केवल एक संशोधन का विषय है कि जो पुरानी गलत चीजें जो हम लोग को ऊपर थोपी जा रही थी, और चूंकि हम अब पढ़ रहे थे, हमारा चिंतन उस स्तर का था नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बचपन से ही बताया जा रहा है ना। आप देखिए, इस पे बात निकली, हमारे बाबा पर बाबा के समय में जब किसी का चरण स्पर्श करिए तो आशीर्वाद दिया, ए बाबू राजा हो जा। आज आप अपने माता पिता का पैर छूते हैं तो माता पिता आप क्या, ए बाबू बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए। आशीर्वाद का बहुत बड़ा फर्क होता है। आपके बाबा पर बाबा को राजा बनने की आशीर्वाद मिल रहा था तो देहात में भी रह के राजा का जीवन जी रहे थे। आपको नौकरी का आशीर्वाद मिल रहा है तो आप IIM से भी पढ़ लें, IIT से भी पढ़ लें, पत्रकारिता के विश्वविद्यालय से भी पढ़ लें, उसके बाद भी आप बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी ही कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सूचिता, हमारा संदेश समाज के लिए क्या जा रहा है, और नई शिक्षा नीति संशोधित हो रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोचक वो होगा कि जब पूरी तरीके से संशोधित हो जाएगी और पढ़ाने के लिए बच्चे उसको पढ़ने लगेंगे तो जो भ्रम की स्थिति छात्रों के बीच में उत्पन्न होती है वो दूर हो जाए। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है। और रोजगार की जो आपने बात बताई, रोजगार बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को जितनी जल्दी से जल्दी सरकार फेस करे वो महत्वपूर्ण है। वरना सरकार तो दूसरी पार्टी की परिवर्तित हो जाएगी आगे आने वाले, ये तो नियम है, बिल्कुल परिवर्तन प्रकृति का नियम, वो तो परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये समय ये नहीं रुकेगा और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है ये बड़ी चुनौती और बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। वर्तमान समय समाज में जातिवाद एक बहुत बड़े स्तर पर हावी है। एक कवि होने के नाते एक कवि मतलब कैसे देखते हैं आप जातिवाद को? जातिवाद बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज आए उससे पहले तक, थोड़े बड़े स्तर पे आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, अंग्रेज आए उससे पहले तक हिंदू मुसलमान का एक भी दंगा आप नहीं बता सकते। कोई नहीं बता सकता कि हिंदू मुसलमान का कहीं दंगा हुआ, कोई घटना ऐसी नहीं बता। जब अंग्रेज आए तभी हुई। इन्होंने सबसे पहले यहाँ रहने, अंग्रेज से पहले जब मुगल आए थे तो लड़ाई तो होती थी, हिंदू मुसलमान का नाम पे नहीं होती थी। जिस प्रकार से अंग्रेजों के बाद से कि मस्जिदों में किसी जानवर का गोश्त फेंक दिया गया, मंदिरों में कुछ फेंक दिया गया, ये चीज़ों की घटनाएं आप नहीं देखते थे। मुगल काल का एक अपना इतिहास है। लेकिन अंग्रेजों आने के बाद उनके दिमाग में ये आया, लॉर्ड मैकॉले आए, उनके दिमाग में आया कि इनकी संस्कृति को कमज़ोर करना है। लंदन का आप देखिए, उनकी संसद का भाषण, उनके दिमाग में आया कि इनकी सबसे पहले तो शिक्षा प्रणाली को एक भाषीय कर दिया जाए। ये क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करते हैं, संपन्न है। आप देखिए 1899 और उससे पहले हम लोग की साक्षरता दर कितनी अच्छी है।
जब अंग्रेजी हम लोग की पढ़ाई का माध्यम हो गया है, उसके बाद साक्षरता दर कितनी गिरी है, कितनी ज़्यादा गिरी है। इस कारण से मेरा ये मानना है कि समाज में, देश में जाति का जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। और जाति में फंसे हुए लोग अलग हैं और जाति में फंसाने वाले लोग अलग हैं। जाति में फंसाने वाले जो लोग हैं, उनके सबसे निकटी लोगों को देखेंगे तो उनकी जाति के नहीं होंगे। बड़े नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जाति में फंसा, क्योंकि जो संवैधानिक पदों पे हैं वही कुछ कर सकते हैं, तो बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा। आप उनके ओएसडी को देख लीजिए, उनके पीएस को देख लीजिए, उनके पीएफ देख लीजिए, उनके मित्रों को देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि उनकी जाति की, उनकी जाति कोई नहीं होता। लेकिन जब अपनी जाति के, अपने समाज में जाके, जातिगत समाज में जाके अपने मंचन करेंगे, तो इस तरीके से कारण क्या है, वो आपको भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि हम जाके नारे में गिर गए, नहीं तो हम ही साथ पीछे पीछे जितना भीड़ है सब जाके गिर जाए। बिल्कुल। इस नाते से समाज में जातिगत जितना भी प्रोपेगेंडा है, इसमें कतई भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये भ्रमित करने के कारण, जो आपने बोला ना, नई शिक्षा नीति, रोजगार, अलग अलग विषय, इन विषयों से आप हटके अपनी जाति के नेता को वोट कर दीजिए, वो जीत जाए, वो संपन्न हो जाए, उसकी 7 पुश्तें संपन्न हो जाए। यही ये लोग चाहते हैं कि आप उसी लूप में फंसे रहें और जो मुख्य बिंदु है उससे आपको भ्रमित कर दिए। तो आखिर युवाओं को उनमें से विचार क्यों आता है, युवा क्यों नहीं हट पाते हैं और क्यों नहीं सकारात्मक सोच पाते हैं कि हमें जातिवाद में नहीं फंसना चाहिए, हमें समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए? क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। किसी भी नेता ने, किसी भी राजनेता ने, किसी भी बड़ी सामाजिक शख्सियत ने मंच पे कुछ कहा, लाइव देख लिया किसी को। माता पिता से संवाद की कमी है, माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, साथ में बैठ के चिंतन नहीं है, आपसी संवाद नहीं है, सत्संग नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एकाकी जीवन हो गया है, बाबा या के साथ बच्चे रहे नहीं कि वो अपने जीवन के अनुभव उनको बताएं। इस कारण से वो भ्रमित हो जाते हैं, उनके मन में सीधे जो नेता ने बताया वो सीधे उनके मन में आ गया, क्योंकि अभी उनकी उतनी परिपक्वता नहीं है कि उन चीजों को समझ पाए। और उनके शिक्षक, उनके गुरु, उनके माता पिता, उनके घर के बुजुर्ग, जिन्हें उन्हें समझाना चाहिए, उनके पास उनके लिए समय नहीं है। और बच्चों को भी स्कूल से आए तो ट्यूशन, ट्यूशन से आए तो कोचिंग, तो ये प्लेसमेंट, तो ये नौकरी निकली है, तो ये यहाँ एडमिशन लेना है, इन्हीं सब चीजों में व्यस्त, पार्टी और इधर उधर इन सब चीजों में व्यस्त है। अच्छे लोगों का सत्संग नहीं है कि अच्छा मार्गदर्शन मिले। और सोशल मीडिया सीधे अच्छी चाहे बुरी किसी भी चीज को आपको थोप के लाके आपके सामने रख दे रही है। इस कारण से युवाओं में इस चीज की कमी आती है। और जो युवा, मेरा मानना है कि कभी भी किसी तस्वीर को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। जो युवा किसी भी चीज को सीधे नहीं स्वीकार कर रहा, आज के युवा को तो मैंने देखा है, जितना तार्किक आज का युवा है पहले का नहीं था। आज वो कुछ सुन रहा है तो ऐसे नहीं कि उसने मान लिया, वो सबसे चर्चा कर रहा है। और जाति का असर ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। नए वर्ग में नहीं है ये, क्योंकि उसके दिमाग में है कि उसका जो मित्र है उसको केवल इसलिए वो गलत नजर से देखने लगे कि दूसरी जाति का है। आपके कह देने पे नहीं कहेगी। इसलिए समाज में वो परिवर्तन आ रहा है और युवा उस चीज को समझ रहे हैं। और आप जल्द ही 15 से 20 वर्षों में देखेंगे कि पूरी तस्वीर समाज की बदल चुकी है। भारत जिसे गाँव का देश कहा जाता है, आप कैसे रहते हैं? अभी गाँव का देश है या शहरों का देश है? भारत गांव है, इंडिया शहर है। गांव की समस्या और शहरों की समस्या दोनों में कितना अंतर आप महसूस कर पाते हैं? गांव की समस्या और शहर की समस्या में अंतर ये है कि गांव में आर्थिक, शारीरिक, ये 2 प्रमुख कष्ट हैं। शारीरिक कष्ट ये है कि शरीर से कष्ट है, दूर हॉस्पिटल है, इलाज कराना है तो शहर की ओर भागना है, तहसील की ओर भागना है, कस्बे की ओर भागना है। मानसिक कष्ट ये है गांव के लिए कि मैं बहुत संपन्न नहीं हूँ, बहुत पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। शहर में मेरा जो भाई चला गया वो बड़ा संपन्न है। गांव का व्यक्ति जितना संपन्न है उतना कहीं का नहीं है। केवल एक भ्रम उसके मन में है कि शहर के व्यक्ति के पास कोई एक तिलिस्म ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं है। और शहर में आदमी जो रह रहा है उससे जाके पूछेंगे तो कह रहा है गांव में कितना बढ़िया जीवन है, बड़ा आनंद है, मेरा जीवन तो बड़े कष्ट में गुजर जा रहा है। शहर के आदमी के पास शारीरिक कष्ट नहीं है, मानसिक कष्ट है। और देहात के आदमी के पास शारीरिक कष्ट है। शारीरिक कष्ट मतलब ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी भी नहीं है। जल्दी से अगर किसी चीज़ का इलाज चाहिए तो लोग नहीं कर पाते। कोविड में आपने देखा कि जितना प्रभाव देहात क्षेत्र में रहा उतना शहर में नहीं रहा, क्योंकि प्राथमिक सुविधाएं कितना भी CSC PSC खुली है लेकिन उतना ज़्यादा व्यवस्था उचित नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देहात के आदमी को अपनी ताकत समझनी चाहिए, अच्छे जनप्रतिनिधियों का सरोकार में लाना चाहिए, जन सरोकार अपना तय करना चाहिए। और शहर के व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास ना हो। वो स्वयं भी उसका गिरेबान झांक के देखेंगे तो स्वयं भी अपनी परेशानियों से परेशान है
उसके पास अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए कोई समय नहीं है, वो स्वयं डिप्रेशन की दवाई खा रहा है। बिल्कुल। अगर राजनीति को परिभाषित करना है तो राजनीति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? राजनीति को परिभाषित करना तो एक बड़ा विषय है, उसके लिए तो अलग से ही बैठना उचित रहेगा। लेकिन राजनीति को अगर छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में कहा जाए तो राजनीति नियमों से बंधी हुई एक पुस्तक द्वारा संचालित एक क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या रहती हो, तो उस नियम को प्रमुखता से राजनीति कहा जा सकता है। उसका उदाहरण देता हूँ आपको। हर गली, हर मोहल्ले में आप जाएंगे तो खूब ट्रस्ट, खूब एनजीओ मिल जाते हैं। खून लोगों को कमी हो रही है खून मिलने की, सगे संबंधी उतने नहीं रह गए, प्रेम नहीं रह गया, तो ब्लड बैंक कितने हैं? इतने सारे ब्लड बैंक है तो क्या खून की कमी से मर नहीं रहा? बहुत लोग मर रहे। मेरा ये मानना है सूरज जी कि राजनीति को अगर सही तरीके से चलाया जाए तो वो सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा अमृत, सबसे बड़ा सरोवर आपके लिए हो सकता है। बस उसका क्रियान्वयन, उसको सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि सही लोगों का चयन वहाँ हो। राजनीति बहुत बड़ा वरदान है। कारण क्या है कि आपने सोचा एक ट्रस्ट, एक एनजीओ बना के कि समाज में मैं परिवर्तन लगा दूंगा, वृक्षारोपण कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। आपने 10,000 पौधे लगा दिए। लेकिन जब आप संवैधानिक पद पे आए, आप जनप्रतिनिधि हुए, आप जितना वृहद रूप से, जितने बड़े रूप से, जितने व्यापक रूप से उस कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं, आप निजीकरण के द्वारा उसको नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति को अगर माध्यम बनाया जाए तो वो बड़े परिवर्तन का वाहक बन सकता है। और राजनीति, भारत को कोई राजनीति क्या सिखाएगा? भारत तो सदा लोकतंत्र का वाहक रहा। संस्कृत में लिखी गई चीजें अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, इस नाते से लोगों का पहले नालंदा के साथ कितना बड़ा दंश रहा। नालंदा की सारी किताबें शिपों से, जहाजों से यूरोप ले जाई गई। उसके बाद जो किताबें नहीं ले जा पाए लोग, उसे यहाँ जला दिया गया। सब कुछ लिखा हुआ था उन ग्रंथों में। हमारे आश्रम पद्धति में जो पढ़ाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, आश्रम में लोग पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, ब्राह्मण का भी बच्चा पढ़ रहा था, क्षत्रिय का वर्ण व्यवस्था के आधारित पढ़ रहा था, तो ये समाज में तो कुछ कर ही रहे थे, कुछ दे ही रहे थे। तो लोकतंत्र तो था ही। निषाद राजगु किस प्रकार से श्री राम ने कहा कि निषाद राजगु मेरे साथ पढ़े हुए हैं? कैसे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े? समाज था, लोकतंत्र था, समानता थी। तो लोकतंत्र तो हमारे यहाँ रहा है। आप मन की उपज की बात की। मन की उपज में हमने एक अंग्रेजी में कोट लिखा है कि डिजायर टू बी सोक्रेटिस व्हिच विल इरेज द कौटिल्यास ब्रिज ऑफ ब्रिलियंसी फ्रॉम विद इन यू। सुकरात को आप पढ़ रहे हैं, अरस्तु को पढ़ रहे हैं, चाणक्य को पढ़िए। नहीं, अभी भी हम देखते हैं अपने किताबों में भी अगर उदाहरण देना होता है तो तमाम विदेशी लेखकों का या विदेशी विचारों का ही उदाहरण दिया जाता है। हम अपने यहाँ के लोगों का उदाहरण दें। बिल्कुल। अरस्तु और सुकरात को पढ़ेंगे, वो सारी बातें इंटरप्रेट की हुई हैं, वो सारी बातें वही हैं जिन्हें बृहद रूप से चाणक्य ने जिया है, दिखाया है। आप उनको पढ़िए। आज की तारीख में लोग कह देते हैं भोजपुरी के भिखारी ठाकुर इज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। कैसे शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी है? कैसे शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी हो जाएंगे? हम क्यों किसी का तमगा लेके घूमेंगे? मैंने आपसे नहीं कहा, पहले हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र थे, परतंत्र थे, लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र थे। आज हम मानसिक रूप से ही परतंत्र हो गए हैं। हम आपका कहे हुआ कोई संदर्भ देंगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। वही कह दूंगा थॉमस एल्वा एडिसन ने ये कहा था, तो मान जाएंगे। मानसिक रूप से परतंत्र है आप अपने लोगों को सम्मान नहीं दे रहे, तो विदेश आपको सम्मान क्यों देगा? बिल्कुल। इस विचार को कैसे बदला जा सकता है? इस विचार को बदलने का कारण वही है जो मैंने आपसे कहा कि अपनी शक्ति को जब तक समाज नहीं समझेगा, युवा वर्ग उस दिशा में है। मैंने बताया बहुत सकारात्मक कदम है। युवा वर्ग उन चीज़ों को समझ रहा है और जैसे ही 10, 15, 20 सालों में छवि बदलेगी, समाज बदलेगा, हम अपनी चीज़ों को समझेंगे, लौटेंगे। आप देख रहे हैं इस समय की वर्तमान सरकार आयुर्वेद पे कितना काम कर रही है। ये अपनों को ही तो जानना है, ये अपनी जड़ की तरफ ही तो लौटना है। आयुर्वेद को समझना तो जड़ की तरफ ही तो लौटना है। होम्योपैथ जिसका भारत में कितना बड़ा व्यवसाय है, जहाँ का है जिस जर्मनी का, वहाँ खुद बैन है। बताइए, मिस्र समाप्त हो गया, कितनी बड़ी सभ्यता थी। हमारी आपकी सभ्यता समाप्त नहीं, कुछ तो है। जिन वेदों के उच्चारण से राम की शादी माँ जानकी से हुई है, उसी वेदों के उच्चारण से आपकी भविष्य में शादी होगी। कितना लंबा समय है, कितने आक्रांता है, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली कितने आए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए आपका।
कितनी प्रकार, कितनी मजबूत है आपकी संस्कृति, तभी ना है। इसलिए स्वयं को जानिए, और युवा समझ रहा है इस चीज को। 10-15-20 साल में जब वो वयस्क स्थिति में आएगा तब देखिएगा तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल। अभी मैं आपसे राजनीति की चर्चा कर रहा था, तो वर्तमान जब राजनीति को हम देखते हैं तो आज भी राजनीति वही पुराने लोग ही हावी हैं। नए युवा राजनीति से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अभी आपसे मेरी चर्चा हुई, जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को स्थान नहीं देना चाहते। माया सत्ता की ऐसी है कि जो एक स्थान पे बैठ जा रहा है वो ऊपर तो जाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मेरा रिप्लेसमेंट हो जाए। एक ये बड़ा कारण है। और युवाओं की जो आपने बात कही, उसके लिए मेरा नजरिया जो है, मैं जो समाज में देख रहा हूँ कि अब आने वाले 5 वर्षों में इस देश को बहुत अच्छे युवा जनप्रतिनिधि मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे, जो विचारों से मजबूत है, जिनको अर्थ की आवश्यकता नहीं है, जो पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो लोभी नहीं है, जिनको समाज को वर्ग के लिए काम करना है, जिन्होंने धरातल को देखा हुआ है, जो मिट्टी में गए हुए हैं, जो खेत में उतरे हुए हैं, जिन्होंने बुआई की हुई है, जिन्होंने सोहनी की हुई है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को, एक तबके को, हर तबके को देखा है, नज़दीक से गए, जो पलानी में भी रहे हैं और महल में भी रहे हैं। ऐसे वर्ग के युवा समाज में 5, 6, 10 सालों में, 2-3 पंचवर्षीय में आने वाले हैं, और निश्चित सभी बदलेगी। और जो पुराने लोग हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए विचार को लेके आ रही है, नए समाज को लेके आ रही है, परिवर्तन की वाहक है, उसको मौका दें। यही सबसे बड़ा आपके मेरा ये कहना है कि आपकी तरफ से योगदान रहेगा समाज में। अच्छा, क्या आपको लगता है कि राजनीति में संवेदनशील और साहित्यिक सोच की जरूरत है? पहले तो राजनीति में रही। देश की आज़ादी के बाद जितने भी राजनेता भारत में रहे हैं लगभग सब साहित्य से जुड़े रहे। आप देखिए सदन की बातचीतें कितनी जबरदस्त बातचीतें थी, एक एक भाषा, एक एक बातें कितनी जबरदस्त कहती है। कारण क्या हुआ कि एक जो जनरेशनल गैप की बात हम करते हैं परिवारों के बीच में, कि पिता से पुत्र के बीच में हो गया, बाबा से पिता के, वो जनरेशनल गैप राजनीति के भी राजनेताओं में आ गया। जो पुराने राजनेता थे उनकी अच्छी चीजों को आगे के लोगों ने ग्रैस्प नहीं किया, लिया नहीं, जबकि वो जरूरी था। साहित्य से जुड़े रहेंगे तो वो साहित्य सदा आपको प्रेरित करता रहेगा कि आप कहाँ से आते हैं, किस समाज से आते हैं। दिल्ली में बैठे जननेताओं को ये पता रहेगा कि हम देवरिया से आते हैं, देवरिया के फलाने प्रखंड से आते हैं, और हमको अपने समाज के लिए क्या करना, मुझे क्यों भेजा गया है। साहित्य उनको पुरेसता रहेगा, महसूस कराता रहेगा, क्योंकि साहित्य जितना मखमल है उतना गुलाब के पास कांटे क्यों होते हैं। जिसके पास महक है उसके पास कष्ट भी है। कष्ट सहेंगे तब गुलाब तक, पंखुड़ी तक पहुंचेंगे। ये जड़ से जब चेतन से शुरू होता है तो पहले कांटे आते हैं, फिर फूल आता है, पहले फूल आके कांटा नहीं आता। बिल्कुल। क्या लगता है मौजूदा राजनीति में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है? मौजूदा राजनीति में सबसे ज्यादा उपेक्षित मुद्दा रोजगार ही है, जो अभी हम लोगों ने बात की। रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहता। जो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, गृह उद्योग, ये छोटे स्तर पे हैं, या सरकार जो सब्सिडी दे रही है, जो मदद कर रही है नौजवानों का काम करने के लिए, वो बहुत अच्छी है। लेकिन नौकरी से संबंधित, जैसे आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी जनसंख्या, कई देश समा जाएंगे इसमें, उसमें सबको रोजगार, सबको नौकरी दे पाना किस प्रकार से संभव है। लेकिन कमेटी बना के, ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा करके, नेताओं को यह करना चाहिए, राजनेताओं को, तत्कालीन वर्तमान की सत्ता को ये करना चाहिए कि बैठ कर इसका चर्चा करें और रोजगार पर कार्य करें। क्योंकि रोजगार ना होने की वजह से लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, और बाद में उनको उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य जगहों का कह के अपशब्द कहे जा रहे हैं। लेकिन वो मजबूर है कि उन्हें 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया वहाँ कमाना है, और उसकी वजह से पलायन का दर्द भी सह रहे हैं, माता पिता भी घर में कष्ट सह रहे हैं, और कोई अनहोनी अगर आपातकालीन घर में हो जा रही है तो वो मौके पे पहुंच भी नहीं पा रहे। रोजगार और नौकरी जो चीजें एक दूसरे से संबंधित है, आर्थिक रूप से प्रबल समाज हो जाएगा। आर्थिक रूप से कैसा प्रबल समाज? 2,000 रुपये महीना देना नहीं, 5,000 रुपये महीना देना नहीं, आप सक्षम हो कि 50,000 कमाएं। वो विल पावर की 50,000 आप स्वयं कमाएं। तब आप आने वाले समय में जब 5 लाख कमाएंगे तो 4 लोगों को अपने पास रखेंगे और रोजगार देंगे अपने क्षेत्र में। क्योंकि आपको पता है कि समाज ने, सरकार ने आपको ऐसा मौका दिया कि आप अपने घर पर रह के ही कुछ कर सके, तो आप भी अपने समाज के क्षेत्र के लड़कों को बाहर नहीं जाने देंगे, पलायन कम होगा। और जो छवि आज हम देख रहे हैं कि गांव के लगभग घरों में ताला बंद है, वो छवि खत्म होगी। लोग अपने यहाँ का जाला साफ करेंगे, ताला खोलेंगे, चाबी ढूंढेंगे और रहना शुरू करेंगे, और फिर से गाँव समाज संपन्न होगा,
सरकार से यही निवेदन है मेरा कि रोजगार पर प्रमुखता काम करे, उससे बड़ा कुछ नहीं। रोजगार रहेगा, हर प्रकार से परिवार संपन्न होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजनीति में अवसर ज़्यादा महत्व होता है विचारधारा? राजनीति में दोनों पूरक है एक दूसरे के। जी। राजनीति में एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। वर्तमान स्थिति में विचार की आप बात कर रहे हैं, विचार तो बहुत बड़ी चीज़ है। वर्तमान राजनीति में मैं देखता हूँ कि लोगों की चरपहिया गाड़ियों में, नेताओं की चरपहिया गाड़ियों में डिग्गी को देखेंगे तो चारों झंडे रखे हैं। उनको खुद नहीं पता कि उनको पता ही नहीं कि कल सुबह मैं किस सत्ता की किस पार्टी की राजनीति करने जा रहा हूँ। और निजी रूप से पूछेंगे तो कहेंगे वो, आपने शाम को बात किया, किसी से मुलाकात हुई तो पता चला कि वो फला पार्टी में थे, सुबह देखा कि वहाँ दिल्ली में ज्वाइन हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता? बार बार ये विचारधारा पे ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? विचारधारा पे ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका जो हेतु है वो समाज को प्रबल बनाना, विकसित बनाना या किसी समस्या को दूर करना नहीं है। वो केवल अपने विकास पे काम कर रहे हैं, वो स्वयं को संपन्न बनाना चाह रहे हैं। जितने भी जन नेता जो विचारों से मजबूत नहीं है वो स्वयं को केवल मजबूत बनाना चाहते हैं और जाति के बंधनों में अपनी जाति के लोगों को बांध देना चाहते हैं कि ये शिक्षित ना हो, ये भेड़ चाल चलता रहे और ये केवल हमको वोट देने वाला माध्यम बना रहे। हम अक्सर देखते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी के विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे से एकदम विपरीत है, लेकिन जैसे वो नेता उस पार्टी में सम्मिलित होते हैं दूसरे पार्टी खूब विरोध करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से हमें अवसर नहीं मिला और दूसरे पार्टी में अवसर मिला, फिर वो जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं इसी विचारधारा को गाली देते हैं और दूसरे विचारधारा को गाली देते थे उसका समर्थन करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों करने लगते हैं? वही मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि वो कभी किसी विचार के थे ही नहीं, उनका विचार ही था स्वयं का विकास। तो समाज क्यों नहीं ध्यान देता इस पे? फिर समाज इसलिए नहीं ध्यान देता, जो आपने बात कही, हमने आपसे नहीं कहा कि 15-20 सालों में तस्वीर बदलेगी, लेकिन अभी समाज अपने जाति के बंधनों में बंधा रहता है। वो अपने जाति के नेता को अपना देवता मानता है, उसके मन में आता है कि यही मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो असल में कुछ नहीं करने वाले होते हैं। समाज भी तो वही, समाज में ही तो जाति फैली है। बिल्कुल। अभी हम देखते भी हैं कि अभी जातिवाद जब हम बात कर रहे थे तो लोग क्या कहते हैं कि देखते हैं कि हमारे जाति के नेता हम इनको वोट कर देते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि वो जाति का नेता अपने आसपास अपने जाति के लोगों को रखता ही नहीं है। हाँ, अपने लोगों को नहीं रखता है वो। कारण क्या है ये बताइए। असदुद्दीन ओवैसी जी हैदराबाद से चुन के आते हैं, बैरिस्ट्रेट की डिग्री है उनके पास, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, मुसलमानों के कोई बात करते हैं, ठीक है, किसी वर्ग की कोई राजनीति कर रहा है, इतने तक मैं अच्छा मानता हूँ। कितने उनके द्वारा विदेश भेजे हुए बैरिस्ट्रेट की डिग्री प्राप्त किए हुए छात्र हैं ये वो बता दें उनके वर्ग के। आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस जमाने में विदेश की उतनी डिग्रियां हैं कि हम आप थक जाएंगे बोलते बोलते उनकी डिग्रियां समाप्त नहीं हुई। जब बसपा की सरकार रही, जब आदरणीय काशीराम जी की सरकार रही, तो सरकार ने कितने उस वर्ग के लोगों को विदेश भेजा। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण जी अपने क्षेत्र के कितने लोगों की तैयारी कर रहे हैं कि इन बच्चों को वजीफे पे मैं विदेश भेजूंगा। बता दें, इनके मन में है ही नहीं कि मुझे अपने समाज का उत्थान करना है। नहीं, ये तो फिर ये तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि भाजपा किसी का नाम ही नहीं लिया। भाजपा कोई भी तो नहीं कर रहा है ना। भाजपा कोई भी तो अपने जाति या धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। मैं भाजपा के लिए भी कह रहा हूँ, रोजगार का प्रश्न उठा रहा हूँ तो किससे कह रहा हूँ जी, रोजगार का प्रश्न उठा रहा हूँ तो कांग्रेस से नहीं ना कह रहा हूँ, राजद से नहीं ना कह रहा हूँ, सपा से नहीं ना कह रोजगार प्रश्न उठा रहा हूँ तो केंद्र में भी वही है, प्रदेश में भी वही है, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। भाजपा की भी आप बात करें तो बहुत सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को आप देखेंगे कि बसपा सरकार में भी वही मंत्री थे और आज वहां पे भी मंत्री बने बैठे हुए हैं। केवल और केवल कुछ दशकों से ये देखा जा रहा है कि सत्ता तो परिवर्तित हो रही है, लेकिन कुछ प्रमुख नेताओं को उस पार्टी के छोड़ दिया जाए तो नीचे के सारे नेता उसी पिछली पार्टी के हैं जिसकी सरकार थी, वो पार्टी और सिंबल बदल के आके वहीं पे आ जा रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा कि नेता अपनी गाड़ी में चारों सिंबल रखे हुए हैं तो उसमें कमल भी तो है, बिल्कुल, तो भाजपा के भी तो नेता है जी। तो इस नाते से सबसे बड़ी समस्या ये है कि विचारों से बहुत ही कमजोर, बहुत ही हीन, बहुत ही गरीब हैं लोग और उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले नौजवान जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं उनका चिंतन है, साहित्य से जुड़े हुए हैं, आगे आने वाली 15-20 साल में अच्छी छवि तैयार होगी। हाँ, सरकार अगर इस पर मेहनत कर दे तो ये बहुत जल्दी संभव है। सरकार कैसे मेहनत कर सकती है? आवेदन जो आ रहे हैं टिकट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, उसमें प्राथमिकता दे नौजवानों को। देश की आज़ादी के बाद आप देखेंगे, जितना मेरी अध्ययन है, उस समय संसद में अच्छी खासी संख्या नौजवानों की थी।
ऐसा क्यों हुआ कि देश की आज़ादी के बाद जब हम स्वतंत्रता के दशे से आए हैं, तब हमारे पास इतना विवेक था कि हमको नौजवानों को अच्छे जन सरोकार देना है, नौजवानों को अच्छी संख्या में रखना है, नौजवानों का प्रतिनिधित्व बनाए रखना है। लेकिन आज जब हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, विश्व कह रहा है कि भारत सबसे युवा देश है, उस समय सबसे कम नौजवानों को हम स्थान दे रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो जो 15-20 साल की बात मैं कह रहा हूँ, वो 10 ही 5 साल में आपको देखने मिल जाएगा। एक युवा जो जब कवि बनने लगता है तो अपने सोच को कैसे और बड़ा करे कि समाज के हर वर्ग को बहुत अच्छे से देख पाए? क्या हुआ कि समाज में कवि जो है समाज से ही चीज़ों को देखता है, समझता है, अपनी लेखनी में लिखता है। राजनीति का हमेशा वो विरोधी रहा, राजनीति का नहीं, सत्ता का सत्ता का सदा वो विरोधी रहा। राजनीति में वो सदा चाहता रहा कि मैं एक स्थायी विरोधी के तौर पे, स्थायी विपक्ष के तौर पे मैं इनकी गलत चीज़ों का विरोध करूंगा और अच्छी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करूंगा। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या हुआ, अलग अलग प्रदेश सरकारों ने कवियों को जो सम्मान दिए, वो केवल उनके ऊपर लिखी चाटुकारी कविताओं के ऊपर दिए। कवियों ने अपनी सुचिता को समाप्त किया, कवियों ने आलू का चालू पे ला दिया कविता को, कविता का गंभीरता को समाप्त किया। तभी मैंने आपसे कहा कि कविता की गंभीरता को हम लोगों ने समाप्त किया है। इसी वजह से आज क्लिष्ट भाषा को छोड़कर साधारण भाषा में बात करनी पड़ेगी, साधारण भाषा में लिखना पड़ेगा, तब युवा हमसे जुड़ेगा और फिर क्लिष्टता की ओर बढ़ना पड़ेगा, तब वो साहित्य की उतनी गहनता पे जा सकता है। ये कई तल की चीजें हैं। एक वोट और एक आवाज, अगर इन दोनों में किसी एक को चुनना कि कौन ज्यादा शक्तिशाली, तो किसे आप मानते हैं? एक वोट और एक आवाज। एक वोट और एक आवाज। एक वोट और एक आवाज में वोट जो है, दोनों का ही अपना महत्व है। और वोट को इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और भारत में जितना महत्व वोट का है उतना महत्व किसी का नहीं। भारत में वोट देने वाले दिन को लोग छुट्टी का दिन समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तीज त्यौहार से बड़ा त्यौहार है वो। एक वोट का सबसे बड़ा महत्व, और आवाज़ उसी के से जुड़ी हुई चीज़ है। जब आवाज़ समाज उन कारणों से आवाज़ समाज इन कारणों से कि समाज में क्या समस्याएं हैं, जो अभी हम लोग बात की अलग अलग समस्याओं की, जब आवाज़ उठाई जाएगी, जब बात कही जाएगी, जब एक समाज इकट्ठा होगा, तो ही उन्हीं में से एक व्यक्ति उठेगा और फिर समाज के अंदर सोचता है कि नहीं, मुझे अपने वोट का सही उपयोग करना है। ये समाज को सब समझना पड़ेगा। समाज को समझना पड़ेगा कि हमारे वोट का कोई मूल्य नहीं तय कर सकता। 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये मुर्गा, दारू की बोतल, कोई भी हमारे वोट का मूल्य नहीं तय कर सकता। ये हमें तय करना पड़ेगा, वरना सामने बैठा हुआ व्यक्ति तो कीमत पूछ ही रहा है आपकी। सामने बैठा व्यक्ति जो राजनीति में है, वो तो आपसे आपकी वोट की कीमत पूछ ही रहा है। कितने लोग हैं आपके घर में? लोग कह दिए कि 10 आदमी है, खट गिन के आपने ले लिया। कैसे आपके वोट का मूल्य तय कर दिया उसने? और जब आपके वोट का मूल्य उसने तय कर दिया, तो फिर कैसे आप सरकार से कह सकते हैं कि मेरे बच्चे को रोजगार दीजिए, मेरे घर में समस्या है, मेरे स्वास्थ्य की सुविधाएं दीजिए? तो इस वजह से पहले हम लोग को सजग होना पड़ेगा, और दोनों ही का महत्व है। वोट का महत्व अधिक है, मतदान का महत्व। वर्तमान राजनीतिक नेताओं को अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो क्या देना चाहेंगे? वर्तमान राजनीतिक नेताओं को मेरा सुझाव यही है कि पहले समाज में रहें, वहाँ की कमियां को समझें, अपने अंदर गंभीरता लाने का प्रयास करें। राजनीति प्लेसमेंट नहीं है। राजनीति को जिस तरीके से आदमी समझता है कि ये प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट नहीं है। पुराने समय में आप जाएंगे तो कोई कॉर्पोरेटिव बैंक में नौकरी करता था, कोई क्लर्क था, कोई बाबू था, कोई किसान था, कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, कोई महाविद्यालय में था, कोई विद्यालय में था, कोई प्राचार्य था। ऐसे लोगों को उठा के टिकट दिया गया है। उन लोगों के लिए वो कार्यक्षेत्र समाज ने तय किया, वो सोच के नहीं आए थे। तो पहले तो ये सोच लीजिए कि वो आपका प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ त्याग करने आएंगे, त्याग करने के लिए हैं यहाँ आप। और राजनीति में त्याग करेंगे तभी चीज़ों को समझेंगे, तभी समाज के अंदर सूझता है कि, वरना आपके सामने तो आपको व्यक्ति प्रणाम करेगा, आप विधायक, आप सांसद हैं इस नाते से, आपके चले जाने के बाद आपकी 4 कमियां बोलेगा और अपने समाज में आपकी छवि को धूमिल करने का। आप सभी स्वयं धूमिल कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए यही है कि मेरा सुझाव कि वो अपनी शक्ति को समझे, पहचाने और समाज में समय देने का प्रयास करें। आपको जो विधायक आवास, आपको जो सांसद आवास मिला है, आपको जो सदन मिला है, सदन में जाके क्वेश्चन आयर में अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ पाते सांसद? अच्छी बिल क्यों नहीं ले आ पाते? प्राइवेट बिल्स क्यों नहीं लेके आ पाते? इसलिए नहीं लेके आ पाते क्योंकि समाज में रह ही नहीं रहे, चिंतन ही नहीं है। तो सूरज जी ने, विकास जी ने, इन्होंने बताया ही नहीं।
आपके पास बैठेंगे तब ना आप हमको बताएंगे कि भैया यहाँ की ये समस्या है, तब हम जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। हम अपने एसी के कमरे में अपने पीएस, अपने ओएसडी, अपने पीए, अपने कुछ मित्र, अपने कुछ फाइनेंसर, इन्हीं लोगों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमको समाज की धरातल की व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की क्या हमको जानकारी है? उसके बाद 3000 2000 के वोट से हम हार जाते हैं, तो बाद में कहते हैं हमारे साथ बड़ा विरोध हो गया। जो 2000 से अंतर से जीते हैं और जो 2000 के वोट से हारे हैं, इन सब लोगों को एक दूसरे का सोचना चाहिए। ये 2000 के वोट से जीते हुए लोग जो केंद्रीय मंत्री हो गए, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि 2000 के वोट से जो हम जीते हैं, ये हारे ही बराबर है। लोकसभा में 2000 के वोट का अंतर, और लोकसभा में 2000 के वोट से आप हार गए। आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, आपके ऊपर बड़ा परपंच हुआ होता, षड्यंत्र हुआ होता, तो आप 50,000 वोट से हारते ना, 1 लाख वोट से हारते ना। 2000 से आप षड्यंत्र से हार गए। किसको बता रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? युवा मूर्ख नहीं बनेगा। इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए, और इन लोगों से ज्यादा मेरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग तो लंबे समय से हैं, रच बस गए उस व्यवस्थाओं में। नए लोग जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, नए लोग जो नई व्यवस्थाओं में आना चाहते हैं, और समाज इसको सुदृढ़ होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा कि ये कुछ भी कह दे तो कुछ भी नहीं मान लेना है। अपनी तर्क सृष्टि को दृढ़ रखना है और मजबूती से अपनी बात को कहना है। अच्छा, वर्तमान समय में जो युवा है, हम अक्सर देखते हैं कि वो युवा बहुत निराश और हताश है। कैसे दूर करें अपनी हताशा और निराशा को? कैसे सकारात्मक हो पाए युवा? देखिए, हमने बहुत पहले कहा था कि डिप्रेशन फादर इज ओवर थिंकिंग, या आप ये भी कह सकते हो ओवर थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिप्रेशन। बहुत अधिक चिंतन भी नहीं, चिंता, सोचना। समस्या पे बहुत समय नहीं देना है। समस्या तो तत्कालीन है, वो तुरंत आ गई आपके सामने। अब जिस क्षण समस्या आपके पास आ गई है, उसका अगला क्षण तब बीतना चाहिए जब आप समाधान सोचने पे लग गए। आप डिप्रेस्ड तभी होते हैं जब आप समस्या पे लगातार, समस्या आपको कुरेदती रहती है और समस्या को सोचते रहते हैं। जिस पल आपने चिंतन करके समाधान को सोचना शुरू कर दिया, उस पल आपके अंदर का डिप्रेशन भाग जाएगा। क्या समस्याएं पहले नहीं थी? ज्यादा थी। आज समस्याएं कम है आपके पास, सुविधाओं से आप लेस हैं हर तरीके से। पहले समस्याएं ज्यादा थी, हर चीज का समस्या थी। बेटी शादी करनी है, लड़के के पास नौकरी नहीं है, खेत गिरवी रखा हुआ है, दुनिया भर की समस्याएं थी। घर चू रहा है, तगाड़ी करके पानी चू रहा है, उसमें भर रहा है। बच्चों को लेके क्या नाम है, कहाँ रहा जाए, कहाँ से सोया जाए, कैसे उठा जाए। प्लेग आ गया, चूहे घर से भाग गए, लोग जाके पोखरी पे रहने लगे, पोखरा पे रहने लगे। ज्यादा बड़ी समस्या थी, ज्यादा बड़ी चुनौती है। डिप्रेस नहीं हो गए? डिप्रेस्ड इसीलिए आप हैं क्योंकि आप एक लेके एक चीज को बैठे हुए हैं, और आपका दिमाग केवल समस्या, केवल समस्या, केवल समस्या। इससे दो नुकसान होंगे, आप डिप्रेस भी होंगे और बाल भी सफेद हो जाएंगे। बिल्कुल। आप अभी युवा हैं, और एक युवा इस इतने कम उम्र में भी आपके पास इतनी सारी जानकारी और इतने आप पॉजिटिव देते हैं, कैसे अपने आप को आप मैनेज करते हैं? देखिए, समाज में आपका रहना, बहुत सारे 70 वर्ष के बुजुर्गों को मैं जानता हूँ कि बच्चों जैसी बातें करते हैं, और बहुत 17 साल के नौजवानों को जानता हूँ कि बहुत मैच्योर बातें करते हैं, बहुत परिपक्व बातें करते हैं। मन की उपज में मैंने एक बात लिखी है कि उम्र आपको बूढ़ा करती है और अनुभव आपको बड़ा बनाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपके पास अनुभव ज़्यादा हो। एक बालक जो टूअर है, जो अनाथ है, जिसके माँ बाप बचपन में मर गए, जो लावारिसों की तरह रहा, उसने दुनिया को ज़्यादा समझा, या जो सुविधाओं से लेस रहा, जिसके पास सोने का चम्मच रहा, चांदी के पाले, वो ज़्यादा दुनिया को जानता है। आपके पास चुनौतियाँ कितनी आई, आपके पास अनुभव कितने हैं, आपने कितना उनको समाज को अवलोकन किया है, ये निर्भर करता है। उम्र कतई मायने नहीं रखती। हमारे साथ क्या रहा कि शिक्षा दीक्षा इंटर होने के बाद परिवार से निकले तो सदा ये दिमाग में रहा कि समाज को अवलोकन करना है, समाज को समझना है, समाज को ही समर्पित हो जाना है। क्योंकि मन में सदा आता रहा कि जगत नियंता जिसने मुझे यहाँ भेजा है, जिसने प्रकृति में भेजा है, वो समाज के लिए भेजा है। मेरा हेतु, मेरे होने का हेतु ही है देना। बिल्कुल। मन की उपज के बाद अब अगली आपकी क्या योजना है? कौन सी किताब आपकी आने वाली है? मन की उपज के बाद, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं फेज में ज़िंदगी को जीता तो मन की उपज आ गई है। धीमे धीमे उसका भी विचार कुछ मन में, उपन्यास का बहुत दिन से मन में है कि एक उपन्यास तैयार किया जाए, उस पर कुछ काम भी हो रहा है। लेकिन चूँकि सामाजिक जीवन में जब आप होते हैं तो लिखने का समय कम मिलता है, और लिखना भी एक बड़ा काम है। उसके लिए एक पूरा माहौल, एक पूरा और आपको चाहिए, तो उस पर भी काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कुछ अच्छा। आपका पीएचडी का विषय क्या था? पीएचडी हमको मानक उपाधि के तौर पर मिली। एक अमेरिका के विश्वविद्यालय है, कैनेडी विश्वविद्यालय, वहाँ की जो फ्रांस का जो परिसर है, पेरिस में है,
उसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुझे PhD ऑनरी दी है, क्योंकि हिंदी साहित्य में 2 किताबें मेरी प्रकाशित थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी और अंग्रेजी में कई सारे आलेख प्रकाशित हैं, आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो उसके आधार पर मुझे PhD। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप क्षेत्र और समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए और किसी को मत ढूंढिए, अपने जामवंत को ढूंढिए। आप हनुमान हैं, अपने जामवंत को ढूंढिए और ये उससे कहलवाइए का चुप साध रहा बलवाना। आपके पास सब कुछ है, आप हर तरह से मजबूत हैं, हर तरह से संपन्न हैं, लेकिन स्वयं कुछ शक्ति को पहचानिए। आप शक्ति को पहचानेंगे, देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, आपका गाँव मजबूत होगा। देश कोई वस्तु नहीं है जिसे चिकन रख के, जिसको अच्छा करके सुंदर बना के साफ सुथरा रख के रखा जाए। देश समाज हमसे आपसे ही बनता है। हमारा गांव ही हमारा देश है, हमारा कस्बा ही हमारा देश है, हमारी परिधि ही हमारा देश है। देश मजबूत होगा, हम स्वयं पर मजबूत रहेंगे मानसिक रूप से। मेरा समाज को केवल एक निवेदन है, मानसिक शारीरिक रूप से भले परतंत्र रहिए, मानसिक रूप से स्वतंत्र रहिए। देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दंश यही है भारत पर। मानसिक रूप से हम परतंत्र हो गए और शारीरिक रूप से छोड़ दिया गया, स्वतंत्र है। वही मैंने आपसे कहा, एक गज जो प्लास्टिक की कुर्सी या छोटी सी किसी चीज़ से, पतली सी रस्सी से बांध दिया गया हो, चूंकि वो बचपन से रस्सी से बंधा रहा है खूंटे से, तो उसको पता है कि मैं उखाड़ नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं उखाड़ा। वही भारत के समाज की छवि है, और जितनी जल्दी इस पर काम कर लेगा, आपके पास वो सब कुछ है जो दुनिया के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। एक ऐसे युवा जिनके आप पूरे वीडियोज को देखे होंगे, तो इनके उम्र को आप देख पाएंगे, इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा परिपक्व, हर विषयों पे इतना गहन अध्ययन। निश्चित तौर पे अभी हम लोग गाँव में बैठे हैं और आप आसपास का क्षेत्र भी देख रहे होंगे, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश आपको नज़र आ रहा होगा। गाँव से निकल के इन्होंने इतनी बड़ी उपाधि हासिल कर रही। अभी इनको गोवा में एक विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा इनको मानद PhD की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो गांव से निकल के एक लड़का, एक युवा जो इतनी उपलब्धि हासिल कर सकता है, हर विषयों पे इतना गहन अध्ययन, हर विषयों पे इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता है, इसका मतलब सब कुछ संभव हो सकता है। यहाँ से यही प्रतीत हो रहा है। आपने पूरे वीडियोज़ को देखा, आपने यहाँ से देखा होगा कि ये कवि, इनके जीवन में क्या चुनौतियाँ आती हैं, कैसे वो लिखते हैं, कैसे समाज का अध्ययन करते हैं, आज का हमारा समाज, आज का हमारा राजनीतिक परिवेश कैसे है, इन सब चीज़ों को आपने इस वीडियोज़ के माध्यम से देखा होगा। आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा, और आपके मन में जो प्रश्न एक कवि अगर बनना चाहते हैं, जो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे थे, कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब इसमें थे? अगर हाँ, तो कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो आपको, और हमने कई सारे सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा किया। आपने पूरे वीडियोज़ को जब देखा होगा, तो निश्चित तौर पे हर पक्ष को हमने कहीं ना कहीं से टच करने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप किनके बारे में जानना चाहते हैं, किनको सुनना चाहते हैं, उनको कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।